हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ अ चैप्टर फर्स्ट, दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आज पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ पहले आप डिस्क्रिप्शन खोलें, लिंक पर जाएं, आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो मिल जाएगी जिसे आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये वीडियो और आसानी से समझ में आए। सो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कितने यूजर्स हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं, फर्स्टली इंटरनल यूजर्स और देन सेकेंडली एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी की मीटिंग अटेंड करते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं या फिर इनकम को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो क्लियर है पॉइंट। एक्सटर्नल यूजर्स नाम से पता चल रहा है जो कंपनी की मीटिंग तो अटेंड नहीं करते, आउटसाइडर्स हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। इंटरनल यूजर्स जैसे कि ऑनर वो जिसने कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, जिसने कंपनी सेटअप की है। अब अगर हमने ही कोई कंपनी सेटअप की है तो हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। उसके लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजर जो कंपनी को मैनेज करेगा उसको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि उसने अब तक जो मेहनत किया उससे उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ या कितना कमीशन मिलेगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज क्यों चाहेंगे? क्योंकि अगर कंपनी ने एक स्कीम रख रखी है कि अगर हमारा प्रॉफिट पिछले साल से अगर प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होता है तो हम अपनी कंपनी को बोनस देंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे। तो उस केस में एम्प्लॉयज भी जानना जरूर चाहेंगे कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है। इस तरीके से एम्प्लॉयज को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम एक्सटर्नल यूजर्स के पॉइंट्स। तो पहला आपके पास है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिससे कंपनी उधार माल खरीदती है। अगर हमने किसी आउटसाइडर से अगर हमने कोई उधार माल खरीदा है तो वो जानना जरूर चाहेगा कि हमारे पास हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हम उसके उधार माल की जो हमने पेमेंट कर पाएंगे या भी नहीं कर पाएंगे। इसे हम कहते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिससे वो ये जान सके कि हम उसकी पेमेंट कितनी देर में कर पाएंगे या फिर कितना अमाउंट पे आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटी, कि हमारी इनकम पे कितना टैक्स कैलकुलेट करना है, ये टैक्स अथॉरिटी का काम होता है। तो टैक्स अथॉरिटी को भी ये जानने का राइट होता है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही मिलती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स भी ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे जैसे जो बाकी जो कंपनीज हैं उनमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, पूरे साल का टर्नओवर कितना हो रहा है, कि अगर हमसे ज्यादा है तो हम अपने टर्नओवर को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर अपने एक्सपेंसेस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक हम जैसे लोग, कि अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम पहले ये जानना चाहेंगे कि उस कंपनी में प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉसेस कितना है, टर्नओवर कितना है, उसके बिहाफ पे ही हम उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हमें भी होगी। क्लियर है ये सारे पार्ट। दो यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट के एडवांटेजेस क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन प्लानिंग। अकाउंट्स जो है वो इन फ्यूचर में किस तरीके से हमें नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या किस तरीके से हमें अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है, वो हम प्लानिंग करते हैं। क्लियर है पॉइंट। ये हमारा जो अकाउंट है वो फ्यूचर की प्लानिंग में भी काफी हद तक हेल्प करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग कि हमें अपने एक्सपेंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है और कैसे हम कम कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को। ये हमें तभी पता लगेगा जब हम अपने प्रीवियस सारे ट्रांजेक्शन्स को डे बाय डे रिकॉर्ड करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि हम किस तरीके से अननेसेसरी खर्चे कर रहे हैं जिसपे हम कंट्रोल कर सकें। क्लियर है पॉइंट। अकाउंटिंग इस तरीके से कंट्रोलिंग में भी काफी हद तक हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि हमें कंपनी में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी के लिए एटलीस्ट 2 साल का हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए या 2 साल का हमें पूरा अकाउंटिंग स्टेटमेंट हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी का मतलब यही होता है कि कंपेयर करना। 2 साल के अगर हमें प्रॉफिट्स का पता है, 2 साल 3 साल पिछले सालों के प्रॉफिट्स को इस साल के प्रॉफिट से कंपेयर करना, पूरे स्टेटमेंट को कंपेयर करना कि हमें कितना प्रॉफिट पिछले साल हुआ था और इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, या पिछले साल कितने एक्सपेंसेस है, इस साल कितने एक्सपेंसेस है, इनको कंपेयर करना ही क्या कहलाता है आपके पास, ये अकाउंटिंग का ही एक एडवांटेजेस है। मतलब अगर कंपेयर कर पाते हो और पिछले साल अगर आपको मान लो
1 लाख का प्रॉफिट हुआ और आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ किसी गुड्स को सेल आउट करने पे, और आपको इस साल अगर उसी गुड्स को सेल आउट करने पे 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आप इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग कर पाओगे, है ना। तो ये आपके पास कंपैरेटिव स्टडी में भी काफी हद तक हेल्प करता है। नेक्स्ट है रेजिंग लोन। अगर हमें किसी कहीं से लोन लेना है तो बैंक वाले या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जहां से हम लोन लेंगे वो ये जानना चाहेंगे कि ये कंपनी जो है हमारे लोन के अमाउंट की पेमेंट कर भी पाएगी या फिर हमारा पैसा यूं ही अटक जाएगा। तो इसके लिए हमें अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स को दिखाना पड़ता है, जिससे अकाउंट स्टेटमेंट अगर हम दिखाते हैं तो उसके प्रॉफिट के बिहाफ पे या उसमें कितने एक्सपेंस है, कितने सालों से अपना कंपनी सेटअप कर रखा है हमने, उसके बिहाफ पे हमें लोन मिल पाता है। क्लियर है। तो अकाउंट हमारी जो इन्फॉर्मेशन बताता है अकाउंट्स की, पूरे कंपनी की, वो जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमें लोन लेने में भी हेल्प करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट का मतलब है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब पुराने पार्टनर्स जो है उससे कुछ गुडविल का पैसा या फिर कुछ कैपिटल के पैसे मंगाते हैं। क्योंकि देखो अगर मान लो 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर से कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है और उन्होंने काफी हद तक अपनी रेपुटेशन बना लिया, मार्केट में गुडविल इंक्रीज कर लिया, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई 3 पार्टनर अगर हम लोग मेहनत करके इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कोई नया पार्टनर आए और बिना किसी खर्चे के वो आपकी कंपनी में एंटर हो जाए, आपके प्रॉफिट में हिस्सा ले, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसके लिए पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं कि नए पार्टनर से कुछ पैसा मंगाते हैं, गुडविल के नाम पे या फिर कैपिटल के नाम पे कुछ पैसे मंगाते हैं। तो अगर नए पार्टनर से आपने अगर कुछ पैसा मंगाया तो वो नया पार्टनर बिना सोचे समझे तो पैसा देगा नहीं, वो पहले आपके अकाउंट्स को चेकआउट करेगा कि इस कंपनी से मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, मतलब पिछले साल से ये कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, कितनी इसकी टर्नओवर है, किस तरीके का कंपनी का पोजीशन है, उसके बाद ही वो हमें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगी। तो ये पॉइंट है आपके पास कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो पार्टनरशिप अकाउंट में मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। जब हम अकाउंट्स के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स डे टू डे बेसिस पे करेंगे तो फ्रॉड होने के तो चांसेस ही नहीं बनते, है ना। तो इसलिए हमारा जो अकाउंट है वो एरर और फ्रॉड से हमें डिटेक्ट करवाता है, डिटेक्ट मतलब बचाता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जो अकाउंट है वो हमें फाइनेंशियल से रिलेटेड पोजीशन बताते हैं हमारी कंपनी की, कि हमारी कंपनी की पोजीशन कितनी है, हमारा पूरी कंपनी का टर्नओवर कितना है, टर्नओवर मींस सेल कितना है या फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये सारे पोजीशन हमें कौन बताता है, हमारी अकाउंटिंग बताती है। क्लियर है सारे पॉइंट्स, ये हमारे कुछ एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट है हमारा, जिस तरीके से आपने पढ़ा है कि हर एक चीजों के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है, उसी तरीके से अकाउंट के अगर एडवांटेजेस है तो कुछ लिमिटेशंस भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। सबका जजमेंट अलग अलग होता है। सपोज मैंने आपसे कहा कि हमने एक मशीन खरीदी कंपनी में और हमने अज्यूम किया कि भाई वो जो हमारी मशीन है वो 10 साल तक चलेगी, लेकिन आपने अज्यूम किया कि वो मशीन 10 साल नहीं 15 साल चल सकती है। मशीन ही तो है, मेरी एजम्पशन अलग हुई, आपकी एजम्पशन अलग हुई। तो इसे हम बोलते हैं कि पर्सनल जजमेंट, मतलब पर्सनल जजमेंट सबका अलग अलग होता है। उसके बिहाफ पे अगर मान लो कि मैंने अज्यूम किया कि एक मशीन जो कि 10 लाख रुपीस की है, अगर वो 10 ईयर चलेगी, ठीक है, और आपने अज्यूम किया कि वही 10 लाख रुपीस की मशीन जो कि 15 ईयर चलेगी, ठीक है, 15 ईयर ले लो या 20 ईयर ले लो, ठीक है, वो तो अपनी अपनी अजम्पशन है, 15 ईयर चलेगी। तो इस बेस पे हम हर साल, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो हम हर साल 1-1 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे कि भाई इन फ्यूचर में हमारी जब ये मशीन बिक जाएगी तो हमने जो पैसे इकट्ठे कर रखे हैं नई मशीन खरीद लेंगे। लेकिन आपके अकॉर्डिंग हम हर साल ओनली 50,000 रुपए इकट्ठे करेंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अजम्पशन क्या है कि हमारी जो ये मशीन है वो 20 साल तक चलेगी। तो क्लियर है ये पॉइंट। इसलिए ये आपके पास पहला लिमिटेशन है कि भाई पर्सनल जजमेंट इन्फ्लुएंस करता है, सबका जजमेंट जो है अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंट जो है काफी सारे कंसेप्ट और काफी सारे कन्वेंशन पे बेस्ड होता है। जो अकाउंट की एक लिमिटेशन है ये हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि अकाउंट्स की कंसेप्ट और कन्वेंशंस, काफी कंसेप्ट और कन्वेंशंस होते हैं जो कि अकाउंट के लिए लिमिटेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट के अंदर हम काफी सारी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट क्यों होती है? क्योंकि मान लो कि अगर हमने प्रिंसिपल कोई और यूज कर लिया, मतलब किसी और प्रिंसिपल की जगह कोई और प्रिंसिपल यूज कर लिया, तो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन गलत मिलेगी। क्योंकि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने राम से
सामान परचेज किया, ठीक है, 10,000 रुपीज़ का, और हमने तो ये परचेज किया है, लेकिन हमने इसको सेल में लिख दिया, ठीक है, तो क्या ये हमारी सेल मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि हमने तो परचेज किया आराम से, इसलिए हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी? इनकम्प्लीट होगी। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अकाउंट के अंदर काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव का मतलब है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जिसको हम नहीं लिखते, तो ये भी एक लिमिटेशन है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दो एम्प्लॉयज में अगर झगड़े हो जाते हैं तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट तो है, बट ये क्वांटिटेटिव नहीं है बल्कि क्वालिटेटिव है, और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को हमने नहीं लिखा, लेकिन उस दिन अब अगर एम्प्लॉयज के बीच में अगर झगड़े हो जाते हैं तो उस दिन काम होने का तो मतलब ही नहीं बनता उन एम्प्लॉयज के बीच में, इससे कंपनी के प्रोडक्शन पे काफी फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम इस ऐसे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये हमारी लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंट के अंदर हम ओनली हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू को नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि जिस प्राइस पे हमने कोई भी गुड्स खरीदा हो, जिस प्राइस पे हमने गुड्स खरीदा है, हम उस अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू को। क्लियर है? जैसे कि हमने एक मशीन खरीदी है 2015 में 10 लाख रुपीज की, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उस पर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे, उसी एंट्रीज को, मतलब उसी अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते जाएंगे, लेकिन मार्केट में उसी मशीन की वैल्यू क्या चल रही है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये भी हमारी एक क्या है? लिमिटेशन है अकाउंट्स की। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जैसे कि दिखावा करना। एक बार जरा इसका एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि विंडो ड्रेसिंग में काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब जैसे कि हमें बैंक से लोन लेना है। क्लियर है? अगर हमें बैंक से लोन लेना है 10 लाख रुपीज का, सपोज हमें 10 लाख रुपीज का लोन चाहिए, और हमारे पास जो आपको पता है कि भाई कंपनी बैंक लोन कब देगी? जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब हमारा जो अकाउंट है उसमें भी हमें प्रॉफिट हमारा जो मेंटेन होगा वो 10 लाख से ओवर होगा तब। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो ओनली 8 लाख है, और बैंक ने कहा है कि अगर आपकी कंपनी में 12 लाख का कम से कम प्रॉफिट होता है तो ही हम आपको 10 लाख रुपीज का लोन देंगे। तो इस केस में हमें अभी अगर 8 लाख का प्रॉफिट हो तो हमें 4 लाख के प्रॉफिट और दिखाना पड़ेंगे। उस केस में अगर मान लो कंपनी ने कुछ लोगों को सेल आउट किया है कुछ गुड्स, और गुड्स सेल आउट इस कंडीशन पे किया है कि आप अगर चाहो तो हमारे इस गुड्स को वापस कर सकते हो। क्लियर है? आप अगर चाहो तो हमारे गुड्स को वापस कर सकते हो, और हमने क्या किया कि भाई हमें लोन चाहिए, तो हमने उस सेल को एक्चुअल सेल दिखा दी। मतलब अगर हमने कुछ लोगों को 4 लाख रुपीज की सेल की, तो हमने क्या किया? उसे एक्चुअल सेल दिखा दी। अब भाई जब एक्चुअल सेल दिखा दी, इसका मतलब क्या है? हमारे पास पैसे आ गए, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ गए, तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो 12 लाख का हो गया। लेकिन रियली में हमारे पास प्रॉफिट, ये जो हमने जो 4 लाख रुपीज की सेल दिखाई है, ये रियली में सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ओनली उस गुड्स को जो बेचा है वो सिर्फ इस कंडीशन में बेचा है कि आपको जब पसंद आए तो आप इस गुड्स को रखना, अदरवाइज इस गुड्स को वापस कर देना। तो ये जो गुड्स है आपकी 4 लाख रुपीज की, ये कंपनी में वापस भी आ सकती है, लेकिन कंपनी ने क्या किया? लोन लेने के लिए 4 लाख रुपीज की एक्चुअल सेल दिखा दी। क्लियर है? तो इस बेस पे हमें लोन तो मिल जाएगा, आराम से लोन पास हो जाएगा, लेकिन ये हमारा विंडो ड्रेसिंग का कंसेप्ट है। क्लियर है? तो इससे क्या हो गया कि हमने गलत दिखावा किया है, एक्चुअल सेल नहीं है बट हमने इसको एक्चुअल सेल दिखाई है। तो ये भी एक अकाउंट का लिमिटेशन का ही पार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। जब काफी सारे आपने ही पढ़ा कि काफी सारी लिमिटेशंस है, तो उसके बिहाफ पे ये सुटेबल कैसे हो सकता है कि फ्यूचर की सारी फोरकास्टिंग के लिए? तो फ्यूचर की सारी फोरकास्टिंग के लिए अकाउंट्स को अनसुटेबल माना जाता है, मतलब पूरी तरीके से सुटेबल नहीं होता। क्लियर है पॉइंट? तो ये कुछ हमारी लिमिटेशंस थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है इसमें। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन्स जो हमारी कंपनी में रिकॉर्ड हो रही है हमारे अकाउंट्स में, उनकी क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन्स को हमें मतलब बिल्कुल सही सही लिखना है, बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स पे बेस्ड होने चाहिए, मतलब गलत ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए कि कोई भी आपके ट्रांजेक्शन्स पे विश्वास कर सके। जैसे कि अभी हमने विंडो ड्रेसिंग का कंसेप्ट पढ़ा कि हमने उसमें 4 लाख की एक्चुअल सेल दिखा दी, बट वो एक्चुअल सेल नहीं थी। क्लियर है? तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब कि बिल्कुल रिकॉर्ड जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स, वो सारे हमारे ट्रू फैक्ट्स पे बेस होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है रेलेवेंस। तो कंपनी के यूजर्स के अकाउंट के अंदर कंपनी के यूजर्स के जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ओनली उन्हीं को रिकॉर्ड करना चाहिए।
जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, ओनली उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को नहीं लिखना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, रेलेवेंट का मतलब कि अननेसेसरी इंपॉर्टेंट आइटम को ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इस पॉइंट को आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंट आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्लियर है। और यहाँ पे रिलायबिलिटी को आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी आइटम्स, ट्रस्टवर्दी रिकॉर्ड्स करने चाहिए, मतलब सारे ट्रांजेक्शन ट्रस्ट पे बेस होना चाहिए, विश्वास पे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टेबिलिटी। अंडरस्टेबिलिटी का मतलब है कि अकाउंट्स को इस तरीके से मेंटेन करना चाहिए कि वो सभी को समझ में आसानी से आ सके। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि आप अपने अकाउंट मेंटेन करो, या फिर आपसे कहा जाता है कि आप सपोज आपसे कहा गया स्कूल में कि आप अपने प्रोजेक्ट तैयार करो। क्लियर है। आपने पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, लेकिन टीचर को समझ नहीं आया कि ये प्रोजेक्ट है किस बेस पे, मतलब क्या लिखा है इस बच्चे ने, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ प्रोजेक्ट बनाने का। इसलिए हमारा अकाउंट का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि आप जो भी अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स रखोगे वो अंडरस्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि आसानी से समझ में आ जाने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है एडवांटेजेस में, कि कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि एटलीस्ट कम से कम हमारे पास पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ताकि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर कर पाए। प्रॉफिट एंड लॉस को ही क्यों, हम सारे एक्सपेंसेस को, इनकम को कंपेयर कर पाए कि पिछले साल से इस साल हमारी कंपनी में इंप्रूवमेंट है या नहीं, या फिर कितनी इंप्रूवमेंट करने की और जरूरत है। तो क्लियर है पॉइंट। आई होप आपको ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग का मतलब है कि सारी ट्रांजेक्शन्स को डे टू डे बेसिस पे सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। क्लियर है। और अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंट के अंदर हम सारी ट्रांजेक्शन्स को पहले हम क्लासीफाई भी करते हैं, समराइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब काफी सारे पॉइंट्स हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो जरा हम इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। पहला है स्कोप। स्कोप के अकॉर्डिंग बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग आपका है आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब बुक कीपिंग के अंदर हम सारी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटिंग का क्या काम है, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में हमने टर्म्स बनाई है। CSAR। सी का मतलब है कलेक्टिंग, एस का मतलब समराइजिंग, ए का मतलब एनालाइजिंग एंड आर का मतलब रिपोर्टिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर ये सारे काम होते हैं, कलेक्टिंग करना, डाटा कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट तैयार करना। क्लियर है। तो इससे पता चल गया होगा कि बुक कीपिंग आपका सबसे पहले बुक कीपिंग की जाती है और बुक कीपिंग करने के बाद अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट है स्टेज। ये आपके पास फर्स्ट स्कोप पढ़ने के बाद ही क्लियर है कि सबसे पहले हम बुक कीपिंग करेंगे, मतलब रिकॉर्ड करेंगे, तभी हम ये सारे काम करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास स्टेज आता है। स्टेज में बुक कीपिंग आपका प्राइमरी स्टेज है, जबकि अकाउंटिंग आपका सेकेंडरी स्टेज है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग रूटीन जॉब है, मतलब ट्रांजेक्शन्स तो हमें रोज रिकॉर्ड करनी होगी, इसलिए बुक कीपिंग हमारा रूटीन जॉब है। जबकि अकाउंटिंग हमारा डायनेमिक नेचर है, एनालिटिकल नेचर है, मतलब कि ये कभी कभी हमें काम करना होगा। जब सारी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसके बाद ही तो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, इसीलिए अकाउंटिंग आपका डायनेमिक नेचर है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। बुक कीपिंग जो है वो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, जबकि अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल स्किल। बुक कीपिंग के अंदर लिमिटेड स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग का मतलब यही है कि हमें सिस्टमेटिक तरीके से सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, इसलिए बुक कीपिंग के लिए लिमिटेड स्किल्स रिक्वायर्ड है, जबकि स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड है किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट, आज की ये वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स। सो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।